या स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो में जो है हम अपना ग्रेविटेशन वाला जो चैप्टर है क्लास 11th का वो हम शुरू कर चुके हैं और उसमें हमने कुछ इंट्रोडक्शन दिया है ग्रेविटेशन का। कुछ जो बेसिक बातें हैं जो हमने क्लास 9th में ऑलरेडी सीख रखा है उसके बारे में हमने बताया है और उसमें एक दो नया टॉपिक था जैसे शेल थ्योरम वगैरह, तो उस शेल थ्योरम के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था हमने। अब जो आज हमारा जो टॉपिक है, अच्छा उसमें हमने एक और चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला देखा था कि स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में जो रिलेशन होता है, यानी जी यानी स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, यानी ये वाला जो हमारा फॉर्मूला था ये जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने देखा था। तो ये हमारा क्या था, दिस वाज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दिस इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये चीज कभी भी चेंज नहीं होती है। इसकी वैल्यू हमने देखा था कि कितना था 6.67 इंटू 10 दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये चीज याद रखना है। खैर, तो ये हमारा कांस्टेंट था। अब क्या है कि आज हमारा टॉपिक ये है कि ये जो स्मॉल जी है दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आज हम देखेंगे कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, वो कौन कौन सा फैक्टर है जो इसको चेंज कर सकता है। ठीक है, अच्छा इस इक्वेशन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इस इक्वेशन के हिसाब से ये हमारा कैपिटल जी तो कांस्टेंट है, वो तो कभी चेंज होने वाला है नहीं। दूसरा फैक्टर रहता है एक मास और दूसरा है डिस्टेंस। अच्छा ये आर जो होता है ना, ये जिस प्लेनेट के ऊपर या जिस बॉडी के लिए हम देखते हैं, तो जनरली कोई प्लेनेट वगैरह सोलर सिस्टम का ही प्लेनेट वगैरह लेकर के हम चलते हैं, तो उसके रेडियस की ये बात कर रहा है। यानी जैसे कि मान लीजिए कि ये जो हम जी कैलकुलेट कर रहे हैं सपोज अर्थ के लिए, तो ये जो होगा ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जो है हम ये फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जहां पर ये आर जो होगा रेडियस ऑफ द अर्थ हो जाएगा। तो अगर हम इस जी को देखें तो ये जी जो है ना दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा इस फॉर्मूला के हिसाब से। एक तो मास ऑफ द प्लेनेट पे डिपेंड करेगा, जैसे अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो अर्थ के मास पे ये जी डिपेंड करेगा, और दूसरा अर्थ के रेडियस पे। इसी तरीके से जब हम मून पे चले जाएंगे तो मून के मास पे और मून के रेडियस पे डिपेंड करेगा। अगर हम मान लीजिए कि मार्स पे चले जाएंगे तो मार्स के मास और रेडियस पे डिपेंड करेगा। यानी इस हिसाब से अगर आप एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे जब जाओगे तो आपका जो ये स्मॉल जी है दैट मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन अगर मान लीजिए कि आप किसी एक पर्टिकुलर प्लेनेट की बात कर रहे हो, जैसे कि हम लोग सब के सब अर्थ पे रहते हैं, तो अर्थ पर जो ये स्मॉल जी है उसकी अगर हम बात करें तो अर्थ वाले केस में तो भाई अर्थ के किसी कोने में चले जाओ, अर्थ पे मतलब आप स्विट्जरलैंड चले जाओ या अमेरिका चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ये जो अर्थ का मास है वो तो चेंज होने वाला है नहीं। जितना अर्थ का मास है उतना ही रहेगा भाई। पूरे अर्थ का, पूरी इस जमीन का जो मास है, चाहे आप इस हिंदुस्तान में अगर आप बोलिएगा कि भाई अर्थ का मास इतना इतना केजी है, तो ऐसा थोड़ा है कि अमेरिका का लोग बोलेगा कि भाई अर्थ का मास कुछ और है। या मान लीजिए कि आप हिंदुस्तान में रह करके बोल रहे हैं कि अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर है, तो ऐसा थोड़े ही कि अमेरिका का कोई साइंटिस्ट बोल देगा कि नहीं भाई अर्थ का रेडियस जो है कुछ और है। नहीं, पूरी दुनिया के लिए यानी पूरे अर्थ के आदमी के लिए या दुनिया में कहीं भी चले जाइए आप, तो वहां पर जो है अर्थ का रेडियस भी कांस्टेंट रहेगा और मास भी कांस्टेंट रहेगा। तो इससे तो ये पता चला कि भाई ये सारा चीज कांस्टेंट है तो जी कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जी जो है वैरी करता है इस अर्थ पे भी, इस अर्थ यानी अपने इस जमीन पे भी। हम जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो ये स्मॉल जी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये चेंज होता है। तो ये किन किन फैक्टर पे, यानी इन सब के अलावा, अब ये यहाँ पर तो ये सारा चीज कांस्टेंट हो चुका है, यानी मास ऑफ द अर्थ भी कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है, तो इनके अलावा भी ये जी कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है जो आज हम डिस्कस करेंगे। खैर, तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि फैक्टर्स ऑन विच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स। तो ये जो है ना बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेकिन इसमें से जो मेन 4 फैक्टर है वो ये है कि पहला आपका टॉपिक है हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। हाइट को एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी दैट मीन्स एच, इस पे एक डिपेंड करता है। दूसरा डिपेंड करता है डेप्थ पे, डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ।
यानी हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ का मतलब अर्थ के इस सरफेस से जिस पे हम लोग रहते हैं उसको सरफेस बोलते हैं, तो उससे कितना ऊंचा हम जा रहे हैं, कितना ऊपर जा रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे एक हम अर्थ के सरफेस पे अभी हैं, तो अभी हम अपना वेट मेजर करेंगे और यहाँ से मान लीजिए कि 200 किलोमीटर ऊपर जाकर के वेट मेजर करेंगे, तो दोनों जगह सेम नहीं आएगा, ठीक है ना। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे किस हिसाब से हमारा वेट कम होगा, वेट कम होने का मतलब कि इस जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम देखेंगे। और इसी तरीके से जब हम इस अर्थ के अंदर भी जाएंगे, मतलब डगिंग करके अगर हम इस अर्थ के अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो वहां भी हमारा ये जी वेरी करने लगेगा। यानी अर्थ के सरफेस पे कुछ और होगा और जब अर्थ को का डगिंग करके मतलब खुदाई करके अंदर जाने लगेंगे अर्थ के सेंटर की तरफ, तो वहां भी जी वेरी करने लगेगा। तो किस हिसाब से वेरी करेगा वो हम अभी आगे देखेंगे। तीसरा जो आपका टॉपिक है वो डिपेंड करता है शेप ऑफ द अर्थ पे, शेप ऑफ द अर्थ पे। और चौथा जो डिपेंड करता है वो है रोटेशनल मोशन, ROTATIONAL, रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ पे। यानी अर्थ जो है ना किस स्पीड से मतलब वो रोटेशन कर रही है उस पर भी डिपेंड करता है, जिसको कि हम ओमेगा से लिखते हैं रोटेशनल वेलोसिटी को। और पांचवा जो डिपेंड करता है वो है आपका क्या, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड पे भी डिपेंड करता है। और ये असल में बेसिक 5 फैक्टर है। इन 5 पे डिपेंड करने के अलावा और भी कुछ फैक्टर है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप कहेंगे कि इन सब को छोड़ करके अगर आप बात करेंगे तो अर्थ के सरफेस पे देखेंगे तो अर्थ के सरफेस पे कहीं पे माउंटेन है, तो कहीं पे प्लेट्यू है, तो कहीं पे आपका प्लेन है, कहीं पे वैली है। तो यानी अर्थ का ये सरफेस भी जो है ना पूरी तरह से यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं कुछ है तो कहीं कुछ है, ऐसा तो है नहीं कि पूरा प्लेन पड़ा हुआ है। तो इसकी वजह से भी जो है ना मतलब ये जी पे इफेक्ट पड़ता है। दूसरा ये है कि अर्थ की जो डेंसिटी भी है तो वो डेंसिटी भी यूनिफॉर्म नहीं है, जैसे ऊपर की डेंसिटी जो है ना कम है और नीचे जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ यानी कोर की तरफ जाएंगे इसकी डेंसिटी बढ़ने लगती है, तो इसकी वजह से भी जो है ना जी पे इफेक्ट पड़ता है। और भी 1-2 फैक्टर्स हैं जो जी पे मतलब फर्क डालता है, लेकिन खैर उस पर नहीं जाना। असल में बेसिक आपका ये 4-5 है जिसपे जो है ना जी का सबसे ज्यादा जी इन सब का जो है स्मॉल जी पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो आज हम असल में ये 2 टॉपिक देखेंगे इस वीडियो में कि हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ यानी एच के अकॉर्डिंग इस जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है और डेप्थ के अकॉर्डिंग क्या इस जी पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। डेप्थ के अकॉर्डिंग यानी डी के अकॉर्डिंग क्या फर्क पड़ता है। तो आज इस पूरे वीडियो में हम ये 2 टॉपिक देखेंगे, फिर अगला 2 जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम ये 3 टॉपिक देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हमारा आज का जो है फैक्टर्स ऑन विच जी डिपेंड्स हो गया। अब हम इसमें देखते हैं इफेक्ट ऑफ एच ऑन जी। एच मतलब हाइट लिख लीजिए पूरा ही, इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन जी। जी पे हाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज को हम देखिए निकालते हैं। अगर हम देखें तो हमारा जो जी का जो फॉर्मूला है जी इज इक्वल टू हमारा होता है क्या, GM/r²। और r क्या है, अगर ऑब्जेक्ट सरफेस पे रखा हुआ है तो सेंटर से दूरी, ठीक है ना। व्हेन ऑब्जेक्ट या फिर सीधा लिखिए ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस यानी अर्थ के सरफेस की बात करेंगे तो ये हमारा GM/r² हो जाएगा। क्यों r² होगा, क्योंकि सेंटर से जो ऑब्जेक्ट की दूरी होगी वो r होगी यानी रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर होगा, तो इसलिए ऐसा हो जाएगा। अब मान लीजिए कि अर्थ के सरफेस से h हाइट पे हम जाके कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम द सरफेस, या यहाँ पर सॉरी h हाइट फ्रॉम द सरफेस, यानी सरफेस से h हाइट पे अगर हम जाकर के कैलकुलेट करना चाहेंगे तो यही g जो हमारा हो जाएगा, तो g इज इक्वल टू क्या बनेगा, GM/, चूंकि h हाइट, तो अगर h हाइट ऊपर है तो जैसे मान लीजिए कि ये अर्थ है, ठीक। तो ऑब्जेक्ट को जब हम इस अर्थ के सरफेस पे देखे थे तो सेंटर से जो दूरी हुई थी वो r हुई थी। अब इस सरफेस से h हाइट पे यहाँ पे अगर हम देखना चाह रहे हैं
इस h हाइट पे देखना चाह रहे हैं, तो टोटल जो डिस्टेंस सेंटर से बनेगा वो कितना बनेगा, r प्लस h हो जाएगा। तो यानी इस हिसाब से ये जो अब हमारा g डैश जो निकल के आएगा या gh जो निकल के आएगा वो gm अपॉन क्या हो जाएगा हमारा r प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 1 से। ठीक, तो जब इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा gh अपॉन g इज इक्वल टू gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर अपॉन gm अपॉन r का स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे तो ये gm से gm कैंसिल हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर के ये होगा आपका r स्क्वायर अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, यानी gh अपॉन g इज इक्वल टू इतना हो जाएगा। इसको और अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा कि gh अपॉन g इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, इस पूरे को अगर हम ब्रैकेट में लेकर के और r को नीचे ला के लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर। ठीक, अच्छा इसको और अगर हम आगे लिखना चाहें यहाँ पे तो ये हमारा हो जाएगा gh इज इक्वल टू इसको हम पूरी को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा 1 माइनस h अपॉन r दी पावर माइनस 2। अब इसको बायनोमियल थ्योरम से जब आप इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो ये आपका क्या आएगा, हायर ऑर्डर को हम उसमें छोड़ देते हैं। जब बायनोमियल थ्योरम में अगर पावर माइनस में होता है तो हम उसको हायर ऑर्डर को छोड़ देते हैं, तो सीधा हमारा gh इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 1 माइनस 2h अपॉन r। ये हमारा फॉर्मूला आता है कि h हाइट पे, सॉरी यहाँ पे मैं g से मल्टीप्लाई करना भूल गया, यहाँ पे g से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, ये g से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। ठीक है, तो gh इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन r, ऐसा आ जाता है हमारे पास इक्वेशन। अब अगर इस चीज में हम देखें तो देखिए जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे ये पूरी वैल्यू जो है ना फ्रैक्शनल वैल्यू होगी और जो कि छोटी होती चली जाएगी। तो इसका मतलब ये पूरा जो है g को स्मॉल करता चला जाएगा, यानी जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी हमारी gh जो है वो g से छोटा होता चला जाएगा। कुल मिलाकर के ये चीज है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है ना, इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये फॉर्मूला का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हाइट जो होता है h, जिस हाइट पे आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो हाइट अगर आपका रेडियस ऑफ द अर्थ से बहुत बहुत छोटा होता है, तो वैसे सिचुएशन में आप इस फॉर्मूला से किसी पर्टिकुलर हाइट पे आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि ऐसा नहीं है, ये हाइट h और रेडियस ऑफ द अर्थ दोनों कंपेरेबल है, तो वैसे सिचुएशन में आप इसका नहीं बल्कि इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। यानी इस वाले का क्या है हमारा, gh इज इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर इंटू g, इस फॉर्मूले का। इसका कब इस्तेमाल करेंगे, जब आप h और r को कंपेयर कर सकते हैं, यानी h बहुत छोटा नहीं है रेडियस ऑफ द अर्थ से, तो वैसे सिचुएशन में ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। और अगर अर्थ का रेडियस बहुत बड़ा है, जिस हाइट पे आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वैसे सिचुएशन में आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, खैर इस पे बेस्ड हम एक दो क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन एक चीज और यहाँ पर समझ लीजिए। मान लीजिए इसको हम मिटाते हैं थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि h जो है बहुत छोटा है, h जो है आपका क्या है, h is very smaller than radius of the earth and we are just going to find out the fractional decrement या percentage decrement in the acceleration due to gravity according to the height. Then what should we do in such cases? We are just going to find out the percentage decrement in the acceleration due to gravity. तो percentage decrement का मतलब ये हो जाता है कि जो मतलब आपका जो ओरिजिनल है माइनस जो नया हो गया g माइनस gh अपॉन जो ओरिजिनल है g इंटू 100, अगर आप इस चीज को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि कितना होगा। ठीक, तो देखिए इसी इक्वेशन से आपका सॉल्व हो जाएगा। हम अगर जब भी आएगा आपको परसेंटेज डिक्रीमेंट का पता करने को, तो परसेंटेज डिक्रीमेंट का यही मतलब होता है कि h हाइट पे जाकर के कितना परसेंट डिक्रीमेंट हुआ है। अगर आपको ये पता करना है तो इसका मतलब यही हो जाता है कि जितना चेंज हुआ
यानी डेल जी, जिसको कि हम जी माइनस जी एच बोल सकते हैं, क्योंकि जी बड़ा है आपका, जी एच छोटा है, तो जी माइनस जी एच अपॉन जो ओरिजिनल जो सरफेस ऑफ द अर्थ पे था जी इंटू 100 कर देते हैं, तो ये हमारा परसेंटेज डिक्रीमेंट होता है। तो इस चीज को अगर हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करना चाहें तो देखिए इस फॉर्मूला को यहाँ पर अगर समझिए तो ये क्या हो जाएगा, जी एच इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कैसा बनेगा, जी माइनस 2h अपॉन आर इंटू जी, ऐसा कुछ बनेगा। अच्छा, अगर हम इसको देखें तो हम इस पूरे को लेके आ जाते हैं इस साइड और GH को लेके चले जाते हैं उस साइड, तो ये कैसा बनेगा, 2h अपॉन आर इंटू जी इज इक्वल टू, ये पूरे को हमने इधर लेके हम आ गए हैं और अब ये बचा इधर कौन है, सिर्फ G, और इस GH को इधर लेके आए हैं तो ये क्या बना, GH। ठीक, अब इस स्मॉल g को भी उधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2h अपॉन आर इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, g माइनस GH अपॉन जी। ठीक, और हम दोनों साइड अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो देखिए यही चीज हमें पता करना होता है परसेंटेज डिक्रीमेंट में। तो व्हेन वी आर जस्ट आस्क्ड टू फाइंड आउट द परसेंटेज डिक्रीमेंट इन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट a height h, then we have to use this formula. Okay, this is g minus gh upon original g into 100. That means g is the acceleration due to gravity on the surface of the earth. So we can use this formula just like it is just equivalent to 2h upon r into 100, because when we are just going to compare this equation, then we find that 2h upon r into 100 is equal to g minus gh upon g into 100. So we can, when we are just going to find out the percentage decrement, then we can directly use this formula 2h upon r into 100, but the condition is that h should be very smaller than the radius of the earth. Okay, तो यहाँ तक हमारा ये चीज हो जाता है। ठीक, इस पे जो है ना, वी आर जस्ट गोइंग टू सॉल्व अ क्वेश्चन, very good question that is generally asked for the competitive exam. So मैं अभी आपको जो है एक इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कराता हूँ, फिर उसके बाद डेप्थ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए एक दो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज दैट find the percentage decrement, it may be a spelling mistake, please ignore it. Find the percentage decrement in the G taken at a height of 32 kilometer from the surface of earth. ठीक है, and radius of earth is given 6400 kilometer. The question is that you have to find out the percentage decrement in the G means acceleration due to gravity, taken at a height of 30 km from the surface of the earth, where radius of the earth is given 6400 km. Okay, so here you can see it, 32 is very smaller than the 6400. You can say that 32 can be neglected, yeah, you can say that 6400 is very much larger than the 32. So in such cases we have the formula, that is GH is equal to G into 1 minus 2h upon r. This is our basic formula for the acceleration due to gravity at height h, when h is very smaller than the radius. So and we also find out a formula for the percentage decrement that was just equal to 2h upon r into 100. By using this formula we are just derived this equation for the percentage decrement in the last just few minutes later. Okay, sorry. तो हम जो है डायरेक्ट इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज डिक्रीमेंट इज इक्वल टू 2h अपॉन r इंटू 100 इज इक्वल टू 2 इंटू एच जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 32 अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ जो है वो क्या है 6400
into 100, and this will be cancel out, 32 to the 64 and 1 cancel, so it will be equal to 1%. That means sorry, something is mistake, I think. नहीं, it's good, yeah, right. तो 1%, 1% का जो है ना डिक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है ना, यानी 1% उसका वो कम हो जाएगा। इसको हम किसी अपने इस बेसिक वाले फॉर्मूला से अगर हम करने की कोशिश करें, एक तो हमारा ये डायरेक्ट फॉर्मूला 2h/r इंटू 100 करते हैं, तो 2 इंटू 32/64 100 कर देंगे, यहाँ से हमारा ये निकल करके आ जाएगा, दैट इज 1% होगा। लेकिन अगर हम इसको अपने, अगर मान लीजिए कि हमें ये चीज़ डायरेक्ट याद नहीं और हम यहाँ से कैलकुलेट करना चाहें, तो हम इसको यहाँ से भी कर सकते हैं। सिंपल क्या हो जाएगा हमारा, देखिए GH इज इक्वल टू वही चीज़ है, G माइनस हो जाएगा आपका क्या, 2h/r इंटू जी, ठीक है, और ऐसा कुछ हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको बनेगा क्या कि G माइनस GH/G इज इक्वल टू हो जाएगा 2h/r, और यहाँ से अगर आप इस चीज़ को दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको जो है यही चीज़ कैलकुलेट करना है, जो कि आपका 1% आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हैं। खैर, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जनरली पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन करना है हम इससे रिलेटेड। एक क्वेश्चन है, फाइंड द हाइट, वो हाइट पता कीजिए एट विच, sorry my marker is not working properly, find the height at which G is equal to, yani sorry, you can write it, acceleration due to gravity, acceleration due to gravity becomes 1/9। आपको क्या करना है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/9 हो जाता है एज ऑन दी या ऑफ द एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, क्वेश्चन इज दैट you have to find out on which height the acceleration due to gravity become 1/9 of the acceleration due to gravity on the surface of the earth। यानी अर्थ के सरफेस पे जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उसका 1/9 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए सिंपल क्या है हमारे पास, सिंपल जो, अब देखिए यहाँ पर क्या है ना कि 1/9 हो गया है, और 1/9 जो है कोई मतलब एक बहुत बड़ा ये चेंजिंग आया है, ठीक है, और बहुत बड़ा मतलब कि एक तरह से जी जो है ना बहुत ही कम हो गया है। और जी अगर बहुत ज़्यादा कम हुआ है तो वैसे सिचुएशन में यानी कि हम क्या करते हैं कि जो हाइट जो होगा, हाइट बहुत ज़्यादा हो गया होगा, बहुत मैक्सिमम रहा होगा, और जब हाइट बहुत मैक्सिमम रहता है यानी कि, तो वैसे सिचुएशन में हम रेडियस ऑफ द अर्थ से उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो वैसे सिचुएशन में जो हमारा फॉर्मूला आया था वो हमारा आया था क्या, GH/G इज इक्वल टू R² R + H का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ फॉर्मूला था हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब हमारा ये है, यहाँ से अगर हम देखेंगे कुल मिला करके तो ये हमारा हो जाएगा GH इज इक्वल टू R + H इस पूरे का होल स्क्वायर इंटू G, ऐसा कुछ, ठीक। क्वेश्चन ये बोला है कि ये GH शुड बी इक्वल टू G/9। This is the acceleration due to gravity on the surface of the earth, and the question is given that this GH should be equal to 1/9 of the G, so it will be equal to, you can put here G/9, because according to the question GH is equal to G/9, okay, then it will be equal to G/9 is equal to R/R + H का whole square into G, and you can cancel out these two terms, okay, then it will be equal to, you can transfer this square from this to this side, then it will be or you can also, okay, no problem, you can do this, 1/9 is equal to R/R + H, okay।
then it will be equal to 1 upon 3 is equal to r upon r plus h. Okay, and you can solve this question easily. Then this is 3r is equal to r plus h, or 3r minus r is equal to h, or h is equal to 2r. So according to the answer, at a height that is equal to twice of the radius of the earth, the acceleration due to gravity will be equal to 1/9 of the acceleration due to gravity on the surface of the earth. Okay, so our height, just we are just calculated the height, that is equal to h is equal to 2r. So we can say that at the height h is equal to 2 into radius of the earth is 6400 kilometer, and by multiplying this we can just get it 208 this 12,800 kilometer. At the height of 12,800 kilometer, at this height the acceleration due to gravity will become 1/9. Okay, so this was our question and this is the final answer. Now अब जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है, सॉरी इट्स नॉट वर्किंग. Now our topic is effect of depth on the acceleration due to gravity. Okay, effect of depth on the G. इस G पे डेप्थ का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको हम जस्ट कैलकुलेट करने जा रहे हैं. ठीक है, तो देखिए कैसे हम कैलकुलेट करेंगे. ये मान लीजिए कि हमारी अर्थ है. ओके, और इस अर्थ का मान लीजिए ये हमारा रेडियस है क्या, r. ये हमारा रेडियस r है, और हम जो है इस पॉइंट पे, या रेडियस को इधर मत दिखाइए, इधर दिखा दीजिए, ये हमारा रेडियस है, और इस पॉइंट पे जो कि सरफेस से d डिस्टेंस पे है, यानी सरफेस से d डेप्थ पे हम जा करके इस पॉइंट पे हम जा करके पता करना चाह रहे हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा. ठीक, तो मैंने इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो है शेल थ्योरम, जो कि पहला ग्रेविटेशन का जो सबसे पहला वीडियो आया था, तो उसमें मैंने बताया था कि जब अर्थ के या किसी भी स्फीयर के जब आप अंदर चले जाते हो, तो वैसे सिचुएशन में पूरे उस ऑब्जेक्ट का, जैसे अगर सपोज यहाँ पे ये अर्थ है, तो इस अर्थ का पूरा मास जो है उसके ऊपर इफेक्टिव फोर्स नहीं लगाता है, बल्कि आपको अगर यहाँ पर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट है, तो आपको यहाँ से एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ करना है. ये हमारा एक इमेजिनरी स्फीयर हो गया. अब इस इमेजिनरी स्फीयर से बाहर का जितना भी मास है, उस मास का कोई भी रोल नहीं होगा इसको सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करने में. क्यों नहीं होगा ये जानना है तो आप जाकर के शेल थ्योरम देखिए मेरा पहला वीडियो में. और यहाँ पर बस अभी इतना समझ लीजिए कि ये जो आपने इमेजिनरी स्फीयर बनाया है, जहां पर ऑब्जेक्ट है, जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जहां पर आप जी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, उस पॉइंट से सेंटर को, इसको सेंटर मान करके और इस डिस्टेंस को रेडियस मान करके, सपोज कर लीजिए डिस्टेंस r है, तो इसको मान करके एक स्फीयर ड्रॉ करना है. और ये r भी ना लेकर के आप कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू r माइनस डी, क्योंकि पूरा रेडियस है और यहाँ से यहाँ तक d है, तो दिस विल बी इक्वल टू r माइनस डी. तो इसको रेडियस मान करके आपको एक स्फीयर ड्रॉ करना है. अब इस स्फीयर के अंदर जो मास है वही इफेक्टिव मास होगा इसको अपनी तरफ, यानी इसको सेंटर की तरफ दौड़ाने में या खींचने में. ठीक है ना, इसके ऊपर फोर्स लगाने में कुल मिला के. तो अगर हम यहाँ से अब एक चीज कैलकुलेट करना चाहें, जैसे सपोज यहाँ से हम जी डी कैलकुलेट करना चाहें, तो जी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी. अब मास तो अब चेंज हो गया, पहले टोटल मास हमारा m था, तो अब तो मास चेंज हो गया, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए लिखेंगे क्या, m डैश अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. तो ये डिस्टेंस हमारा अब कितना हो गया है, r माइनस डी का स्क्वायर. ठीक,
एक मिनट, ये हमारा हो जाएगा। और हमारा जो g का जो फॉर्मूला है, ये चल क्यों नहीं रहा है, g इज इक्वल टू जो है वो क्या है हमारा, gm अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम अर्थ के सरफेस पे देखते हैं तो g इज इक्वल टू क्या होता है, अर्थ के सरफेस पे होता है g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन अर्थ के सरफेस से d डेप्थ पे देखेंगे तो हम उसको लिखेंगे gd, और gd इज इक्वल टू जी एम डैश अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर। यानी डिस्टेंस अब कितना हो गया है, टोटल r माइनस डी करेंगे तो ये डिस्टेंस का होल स्क्वायर। एम डैश हमने इसलिए लिखा है क्योंकि अब ये सिर्फ अंदर वाला जो वहां से जो हमने इमेजिनरी स्फीयर बनाया है उस इमेजिनरी स्फीयर का मास बस इफेक्टिव मास माना जाएगा। तो ठीक है, ये चीज हमारा आ गया, ये हमारा इक्वेशन 1 है। और इसको थोड़ी देर के लिए अभी हम और आगे बढ़ाते हैं। इस m डैश को हम चाह रहे हैं कि m के टर्म में लिखने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए हमारा सिंपल क्या हो जाएगा ना, कि अगर हम ये m डैश कैलकुलेट, अगर हम m देखें, m कैलकुलेट यानी टोटल मास ऑफ द अर्थ देखें, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। और अगर हम m डैश देखें तो ये कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर माइनस डी का होल क्यूब। ये तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करेंगे, सॉरी। तो मास बराबर इतना, अच्छा मास हम ये डेंसिटी जो हम पूरे में हम यूनिफॉर्म मान रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, ऐसा कुछ, ठीक। अब इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड कर दीजिए, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। ये आपको आएगा क्या, m अपॉन m डैश इज इक्वल टू, रो से रो भी कैंसिल ही हो जाएगा, बचेगा क्या, आर क्यूब अपॉन आर माइनस डी का होल क्यूब, ठीक है, इतना कुछ आ जाएगा। या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि आपका m डैश जो होगा, m डैश इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, आर माइनस डी का होल क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू m, ऐसा कुछ, ठीक। तो ये m डैश की वैल्यू ये होगी। अगर हम m डैश की जो ये वैल्यू है इसको ला करके इस इक्वेशन में पुट कर दें, देखिए m डैश की ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, इस वैल्यू को ला करके हम यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं। इस वैल्यू को ला करके अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारा जो ये gd निकल के आएगा, gd इज इक्वल टू g अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर तो है अपनी जगह पे, इनटू इस m डैश की जगह हमारा जो आया है वो आया है r माइनस डी का क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू m, ठीक है। आई होप कि आप लोग को दिख रहा है, थोड़ा सा मार्कर सही चल नहीं रहा है मेरा आज। तो खैर इससे अगर हम देखेंगे तो ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा और कुल मिलाकर के ये हो जाएगा क्या, g इंटू m ऊपर में है तो m इंटू आर माइनस डी अपॉन आर क्यूब, ठीक। ये आपका आ गया फॉर्मूला किसका, जीडी का, ठीक। ये आपका इक्वेशन 1 है और ये आपका इक्वेशन 2 है। तो असल में हम देखना चाह रहे हैं इस जीडी और जी इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 1 से, ठीक। तो व्हेन वी डिवाइड दिस इक्वेशन 2 बाय दिस इक्वेशन 1 वी गेट gd upon g is equal to g m r minus d upon r cube divided by g m upon r square, okay, this is। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू जी एम, ये आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, कुल मिला के हो जाएगा जी एम इंटू आर माइनस डी इंटू आर स्क्वायर अपॉन जी एम इंटू आर क्यूब, ठीक। जी एम से जी एम कैंसिल और आर स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये जो हमारा आएगा आर माइनस डी अपॉन आर, ठीक। या फिर आप ये कह सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम लाइट कलर में लिखते हैं, एक मिनट। या आप ये कह सकते हैं कि जी डी अपॉन जी, सॉरी जी को हम इधर लेके चले जाते हैं, तो जी डी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या, या लिखिए ऐसे, जी डी अपॉन जी इज इक्वल टू हो जाएगा क्या,
1 माइनस डी अपॉन आर, ऐसा कुछ। आर से आर को हम करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस डी अपॉन आर, ठीक है। और इसको अगर हम जी को और उधर ले जा करके लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, जी डी इज इक्वल टू 1 माइनस डी अपॉन आर इंटू जी, ठीक है, ये रिलेशन आता है। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि ये जैसे जैसे ये डी बढ़ेगा ये वाली वैल्यू छोटी होती चली जाएगी 1 से, और उस हिसाब से ये जो हमारा जी डी जो है वो जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जो है उससे छोटा होता चला जाएगा। यानी जैसे जैसे हम डेप्थ के अकॉर्डिंग नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी छोटा होता चला जाएगा। तो खैर ये हमारा रिलेशन निकल करके आता है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम एक चीज और देखेंगे, इसमें अक्सर जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो परसेंटेज डिक्रीमेंट का पूछेगा। इसमें वो सब लफड़ा नहीं है, वो सब टेंशन नहीं लेना है कि सर कंपेरेबल है या नहीं है, वो सब पे नहीं जाने की जरूरत है, सीधा इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, अगर हमें परसेंटेज डिक्रीमेंट बोलेगा पता करने को, तो परसेंटेज डिक्रीमेंट का क्या मतलब हो जाएगा, वही हो जाएगा परसेंटेज डिक्रीमेंट का मतलब कि जो आपका जी है, जी माइनस जी डी अपॉन जी इंटू 100, परसेंटेज डिक्रीमेंट का मतलब यही है, ये चीज आपको कैलकुलेट करना है। अब देखिए इस फॉर्मूला को अगर आप देखेंगे तो आपको क्या आएगा, जी डी इज इक्वल टू, इस जी से मल्टीप्लाई करिएगा अंदर तो ये आपको आएगा जी माइनस डी अपॉन आर इंटू जी, ऐसा कुछ आ रहा है। अब देखिए इस पूरे को उठा के लेफ्ट साइड में अगर लेके जाएंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, जी इंटू डी बाई आर इज इक्वल टू, ये जी अपनी जगह पे है और इस जी डी को इधर लेके आइएगा तो जी माइनस जी डी हो जाएगा, ऐसा कुछ। अब क्या करते हैं हम कि अगर हम इस जी को इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये हो जाएगा क्या, डी अपॉन आर इज इक्वल टू जी माइनस जी डी अपॉन जी, और दोनों साइड अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक, तो यही तो हमारा परसेंटेज डिक्रीमेंट था ना, दिस इज परसेंटेज डिक्रीमेंट का फॉर्मूला, ठीक है ना। चेंज इन जी अपॉन ओरिजिनल जी इंटू 100, ओरिजिनल जी का मतलब यहाँ पर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है, ठीक है ना। तो ये हमारा है, तो इस तरह से ये चीज जो अगर हमें परसेंटेज डिक्रीमेंट बोलेगा एक पर्टिकुलर डेप्थ पे जा करके, तो वो हम डेप्थ अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ इंटू 100 कर देंगे तो डायरेक्ट हमारा यहाँ से आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। या फिर आपको किसी डेप्थ पे जा करके बोलेगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना है और वैसे सिचुएशन में आप परसेंटेज डिक्रीमेंट निकालिए तब तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर नहीं दिया हुआ आपको डेप्थ दिया रहेगा कि इस डेप्थ पे जा करके पता कीजिए तो आप डायरेक्ट डी अपॉन आर इंटू 100 करके कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको चलिए हम इस पे बेस्ड का क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान रखना है क्या, जी डी इज इक्वल टू 1 माइनस डी अपॉन आर इंटू जी है और जी एच इज इक्वल टू क्या था, 1 माइनस 2h अपॉन आर इंटू जी था, ठीक है। क्या किस केस में, जब आपका हाइट जो है बहुत ही छोटा होता था रेडियस ऑफ द अर्थ से। सॉरी ये तो पूरा खराब कर दिया बोर्ड को यार, एक मिनट में इसे थोड़ा सा बना लेता हूँ। चलिए अब हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है फाइंड परसेंटेज डिक्रीमेंट इन जी टेकन at depth of 16 kilometer from the surface से 16 किलोमीटर अंदर जा करके आपको पता करना है कि परसेंटेज डिक्रीमेंट कितना होगा। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि परसेंटेज डिक्रीमेंट इन द वेट ऑफ द बॉडी, तो वैसे सिचुएशन में भी सब कुछ सेम ही रहेगा। क्यों सेम रहेगा वो मैं बता रहा हूँ, पहले जी पे कर लेते हैं। तो जी के लिए हमारा जो आया था परसेंटेज डिक्रीमेंट का फॉर्मूला, परसेंटेज डिक्रीमेंट
इज इक्वल टू आया था क्या, डी अपॉन आर इंटू 100। ठीक, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू कितना दे रखा है, कितने डेप्थ पे जाकर के आपको बोला है, तो 16 किलोमीटर। तो 16 अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ आपको याद होना चाहिए 6400 होता है, इंटू आपका क्या हो जाएगा 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 0.25%। ठीक है, यानी कि इतने परसेंटेज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डिक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, एट दिस डेप्थ 16 किलोमीटर। ओके, नाउ the question can be also asked in such a way that what will be the percentage decrement in the weight of the body at a depth taken at a depth of 16 kilometer from the surface of the earth। तो अगर वेट में पूछेगा तो वैसे सिचुएशन में देखिए कुछ नहीं, वेट में पूछा है तो इसका मतलब क्या हो गया, वेट जो है सरफेस पे माइनस वेट जो हो जाएगा कहाँ पे, डेप्थ पे, अपॉन वेट जो है सरफेस पे इंटू अर्थ, सॉरी इंटू 100, सॉरी ऐसा कुछ आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे ये चीज कैलकुलेट करना है, यहाँ देखेंगे m निकालेंगे तो बाहर चला जाएगा m, तो बचेगा क्या, g माइनस जी डी अपॉन m इंटू जी इंटू 100। तो m से तो m फिर कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल वही चीज आया ना, g माइनस जी डी अपॉन जी इंटू 100। और उस टाइम भी जो हम परसेंटेज डिक्रीमेंट जो कि हमारा इतने के जो बराबर होता था, तो वो भी कितना होता था, g माइनस जी डी अपॉन जी इंटू 100, यही चीज तो होता था। तो चाहे वेट ऑफ द बॉडी बोलेगा कि वेट ऑफ द बॉडी के में कितना परसेंटेज का डिक्रीमेंट होगा, तो भी ये यही फॉर्मूला चलेगा, यानी डी अपॉन आर इंटू 100 चलेगा। और अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में पूछेगा तो उसमें भी यही फॉर्मूला चलेगा। और दोनों का, यानी इसका भी अगर वेट ऑफ द बॉडी का पूछा होता तो उसमें भी यही आंसर होता, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछा है तो उसमें भी यही, क्योंकि मास पे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, फर्क पड़ेगा तो जी पे, तो जी के हिसाब से उस पे वेट ऑफ द बॉडी पे फर्क पड़ेगा। तो वेट ऑफ द बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी होता है, तो जितना परसेंटेज का जी में डिक्रीमेंट उतने ही परसेंटेज का वेट में डिक्रीमेंट होगा, सीधी सी बात है। और फॉर्मूला से भी आप यहाँ देख सकते हैं। खैर चलिए, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक है, एक लास्ट टॉपिक कर देते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं इस टॉपिक को। लास्ट है derive a relation between height and depth at which g is equal to g is same। आपको वो हाइट पता करना है, जैसे मान लीजिए कि आपको दे देगा कि अर्थ के सरफेस से 10 किलोमीटर की हाइट पे ये एक्सेलरेशन है, यानी जी इतना है, तो किस डेप्थ पे जाकर के उतना ही जी होगा। तो यानी कि आपको इस तरह से हाइट और डेप्थ के बीच में रिलेशन निकालना है कि उस हाइट और उस डेप्थ पे जाकर के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम होना है। ठीक है, तो हमारा देखिए क्या है चीज कि हमारा जी डी जो है शुड बी इक्वल टू होना चाहिए क्या, जी एच। ओके, हमारा टारगेट ये है कि मतलब एक्सेलरेशन उस हाइट पर उस डेप्थ पे सेम होना चाहिए। अच्छा, जी डी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। और जी एच का फॉर्मूला क्या होता है, जी इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर। जी से जी कैंसिल हो जाएगा और ये आपको क्या बनेगा, 1 माइनस डी अपॉन आर, और इस 1 को इधर लेके आइए तो -1 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन आर। 1 से 1 कैंसिल, और तो बचेगा कि आपका माइनस डी अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन आर। माइनस से माइनस कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो यानी कि आपको क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 2h। यानी कि अगर 10 मीटर की हाइट पे कोई एक्सेलरेशन है तो सेम वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको 5 मीटर के डेप्थ पे मिलेगा। ठीक है, अगर 20 मीटर की हाइट पे कोई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो सेम वही एक्सेलरेशन आपको 10 मीटर की डेप्थ पे जाके मिलेगा। जितनी हाइट पे जाएंगे आप, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको जो भी मिलेगा उसके जस्ट आधे डेप्थ पे जाके आपको मिलेगा। ठीक है ना, यानी d इज इक्वल टू 2h। चलिए, तो आज जो है हम इसका वीडियो यहीं पर एंड करते हैं।
और इससे ज़्यादा तो इसमें कुछ है भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अगला वीडियो जो है हम देखेंगे किसके बारे में, रोटेशन का और लैटिट्यूड का क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, ओके।